गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज देखिए हम आगे अपना हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी हो गई है, जिसके अंदर हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं कि संबंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और उसमें से हमने एक और भी चीज़ सीखी जो था तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तो तीन तरह के संबंधों को जब कोई भी संबंध अगर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो आज अब हम करेंगे फलनों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। यानी पहले हम फलन क्या होता है ये कर लेते हैं और फिर इसके प्रकार क्या होते हैं। दो प्रकार के फलन होते हैं यहाँ पर, और उन दोनों फलनों से ही सारे के सारे यहाँ के जितने भी प्रश्न हैं हमारे प्रश्नावली के 1.2 के सब बनेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। तो देखिए फलन, सबसे पहले फलन क्या होता है, सबसे मेन चीज़ ये है। फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में हम जरा अच्छी तरह से सीखते हैं। पहले सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा क्या है। यदि एक समुच्चय समुच्चय के अवयवों का संबंध समुच्चय बी के अवयवों से हो तो यह संबंध फलन कहलाता है, और इसे एफ से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझना, हमारे पास दो समुच्चय हैं मान लीजिए, और दो समुच्चय में एक समुच्चय है उसमें कुछ अवयव होंगे। मान लीजिए कि हमारे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 10 में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो समुच्चय ए में हैं, और 12 में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो समुच्चय बी में हैं। तो समुच्चय ए के अब 10 के प्रत्येक विद्यार्थी का कोई ना कोई संबंध कक्षा 12 के अगर विद्यार्थियों से होगा, तो जो संबंध होगा, और सभी के लिए देखिए संबंध एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे हम मान लें कि जैसे एक सबसे अच्छा हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं कि 10 जो 12 का विद्यार्थी है वो 10 के विद्यार्थियों से बड़ा है, ठीक है। और ये हर किसी पे होगा। अगर ऐसा हो तो जो ये संबंध है, इस संबंध को हम क्या कह देते हैं, फलन कहते हैं। लेकिन संबंध सभी के लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 के एक विद्यार्थी के लिए तो 12 का विद्यार्थी बड़ा है, और एक 10 का विद्यार्थी 12 वाले से उम्र में बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम यहाँ पर संबंध होगा उसी को क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। अगर जो भी दो समुच्चयों के बीच में संबंध दिखाते हैं उसे फलन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। अब जरा आप लोगों को इस तरह से बनाना सीखना है कि इस तरह से हम लोग इनको वेन डायग्राम में दिखाते हैं, वेन आरेख में। तो आप ऐसे समझिए कि ये समुच्चय ए है, और ए समुच्चय को हम इस तरह से गोले के रूप में दिखा रहे हैं। इसके अंदर 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह 4 संख्याएं हैं मान लीजिए। और ये दूसरा समुच्चय बी है जिसके अंदर भी 4 संख्याएं हैं, 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हम कहते हैं कि जो समुच्चय ए में जो संख्या 1 है उसका संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है। तो इस तरह से सभी के संबंध हैं। तो अब बीच में जो ये संबंध हैं कौन बना रहा है, ये बना रहा है हमारा फलन, जिसे हम फलन बोलते हैं अब आगे को, ठीक है। तो फलन यानी एफ बना रहा है, तो इनके बीच में फलन इस तरह से होगा। समझ में आया। अब ध्यान देना कि ए के अवयवों का संबंध बी से दिखा रहे हैं ना, तो जिसका संबंध दिखाते हैं उसे प्रांत कहते हैं। ये ए जो समुच्चय है इसको आप प्रांत कहेंगे, और जिसके साथ दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं, ठीक है। यानी बी के जो बी समुच्चय है इसे सहप्रांत कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जरा मुझे बताइए कि आपको एक संबंध निकालना हो अगर ए से बी के अवयवों के लिए, तो क्या निकालेंगे जो सभी के लिए लगता हो, इन चारों के लिए, इन चारों में, यानी एक के लिए 2 में भी हो, 2 के लिए 3 में भी, 3 के लिए 4 में, 4 के लिए 5 में। तो आप क्या कहेंगे कि जो 2 के अवयव हैं, ठीक है, वो एक के अवयव से एक ज़्यादा है। यानी अगर आप ए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से होगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, जो ये ए के अवयव हैं, अगर इन अवयवों को मैं एक्स मान लूँ और बीच में एफ आया, एफ इस एक्स के साथ मिलेगा तो ये एफ एक्स बना देगा, यानी बी के अवयव बना देगा इस तरह से। समझ रहे हैं। तो यानी जो ये ए के अवयव हैं ये एक्स हैं, तो बी के अवयव क्या हैं, एफ एक्स हैं। और एफ एक्स से ही हम समझ जाते हैं कि एफ आ रहा है, तो यानी जो संबंध है, संबंध के बाद जो बना होगा वो होगा, ठीक है। यानी एक्स वाले जो भी एक्स की संख्या, एक्स के मान होंगे वो हमेशा क्या होंगे, प्रांत के मान होंगे, और जो एफ एक्स के मान होंगे वो हमेशा सहप्रांत के मान होंगे। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान देना, अगर मैं कहूँ कि जो एफ एक्स है ये एक्स से एक बड़ा है ना, आप देख रहे होंगे उदाहरण में, तो एक्स से एक बड़ा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। तो ये एक संबंध बन सकता है, सभी में लगेगा। देख लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। अब अगर 1 लिखेंगे 1 के साथ, यानी ये तो एक्स के मान है, ठीक है, लिखा भी है हमने। और ये जो है इसको एफ एक्स और कभी वाई भी बोल देते हैं, वाई बोले चाहे एफ एक्स बोले, आप एक ही समझना, जो सहप्रांत है उसको दर्शाने का एक तरीका है, ठीक है। तो अब हम जैसे x का मान 1 लेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 धन 1 एफ एक्स बराबर 2 आ जाएगा, यानी 1 का संबंध 2 से हो गया। ऐसे अगर आप 4 रखोगे तो 4 धन 1 x के 4 रखोगे, 4 धन 1 5 आ जाएगा, यानी एफ एक्स 5 हो गया। तो हमारे पास सह प्रांत का एक अवयव आ गया।
और इंग्लिश में अगर आप देखें तो प्रांत को डोमेन कहते हैं, DOMAIN, और सह प्रांत को कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। कोड और डोमेन की स्पेलिंग सेम। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं एक और चीज़, प्रतिबिंब। एक प्रतिबिंब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। अब आपको पता है, और इस संबंध को, पहली चीज़, इस संबंध को दिखाते कैसे हैं, इस पूरे को, इसको ऐसे दिखाते हैं, जो एफ है, एफ जो एक फलन है, वो ए से बी में क्या कर रहा है, संबंध को दर्शा रहा है। तो आप इसे ए एरो बनाकर बी ऐसे दिखाएंगे कि ए से बी में है करके, ये फलन एफ जो है ये ए से बी में है। तो इस तरह से आप इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब कुछ नहीं है, यही चीज़ है जो आप देख रहे हैं कि जो एक है, एक का प्रतिबिंब दो है, यानी जो प्रांत के अवयवों का सह प्रांत में जो संबंध आता है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जो चार है, चार का प्रतिबिंब पाँच है। अब इसमें उल्टा नहीं होता, ध्यान रखना। आप इस चार का वो प्रतिबिंब तीन नहीं कहेंगे। हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो प्रांत से सह प्रांत में होता है। यानी आप प्रांत का कोई अवयव लीजिए दो, और इसका प्रतिबिंब कहाँ है देखेंगे आप, तो यहाँ देख रहे हैं कि तीन के साथ है, तो इसका प्रतिबिंब तीन हो गया। अब देखिए, हमेशा यह भी नहीं है कि एक जो अवयव है इसका इसका प्रतिबिंब एक ही हो सकता है जो दो है वो तीन के साथ में भी प्रतिबिंब बना रहा हो, और दो जो है वो पाँच के साथ में भी प्रतिबिंब बना रहा हो। दो के साथ में बना सकता है, तीन के साथ में बना सकता है। तो जितने प्रतिबिंब होंगे वो सारे प्रतिबिंब आप देखकर बता सकते हो। तो प्रतिबिंब कभी आएगा तो ध्यान रखना कि जो प्रांत है, प्रांत के अवयवों का जो भी संबंध बनने के बाद सहप्रांत में आता है वह ही क्या होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फलनों के प्रकार। अब दो प्रकार के यहाँ पे हमारे पास फलन हैं हमारी इस क्लास में। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं और इनकी परिभाषाओं को समझते हैं। ध्यान देना, एक एक जो या एक फलन, एक या एक फलन है। दूसरा है आच्छादी और आच्छादी फलन है। कुछ भी नाम बोलिए आप, एक की फलन बोलिए, चाहे एक फलन एक ही बात है, आच्छादक फलन बोलिए, चाहे आच्छादी बोलिए। या आगे प्रश्नों में आप फिर याद हो जाएगा आपको करते करते। ठीक है, तो अब जरा देखना कि आपको दो परिभाषाएं याद रखनी है हर किसी की। एक की एक परिभाषा ये है जिससे भी प्रश्न बनते हैं, और आच्छादक की भी एक परिभाषा ये है, और दूसरी परिभाषा अगले पेज में आएगी। अधिकतर दूसरी परिभाषा प्रयोग होती है, लेकिन कई बार पहली परिभाषा भी प्रयोग होती है, और पहली परिभाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी परिभाषा तो बाद में आसानी है। वो पहली परिभाषा क्या है कि आप लोगों को समझाना है कि एक की फलन होता क्या है, जो आप समझ सकते हैं। दूसरी परिभाषा है जिसको हम प्रश्नोत्तरों में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और उससे हम क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, और तो इस तरह से अब जरा देख लेते हैं एक की फलन क्या होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, दो समुच्चय हैं ए और बी, यानी ए प्रांत हो गया, बी क्या हो गया, सह प्रांत हो गया। तो अब देखिए, ए के अंदर तीन अवयव हैं 1 2 3, और बी के अंदर 2 4 5 6 चार अवयव हैं, और बीच में एक एफ लगा हुआ है। एफ मतलब एक संबंध, एक फलन लगा हुआ है जो एक ही होगा। कब होगा, जब ए के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव का एक और एक ही प्रतिबिंब बी के अंदर यानी सहप्रांत के अंदर हो। एक की मतलब देखिए, एक प्लस एक से मिलकर बनता है। जब आप संस्कृत पढ़ोगे तो पता चलेगा एक प्लस एक बराबर होता है एक ही। ठीक है, यानी एक और एक ही अवयव होगा प्रांत, किसी भी प्रांत के अवयव का सहप्रांत में। तो उस तरह के जो बीच में जो संबंध है एफ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस फलन को एक ही फलन बोलेंगे या एक फलन बोलेंगे। सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर इसके मान लीजिए तीन का एक पाँच है और तीन का ही एक छः भी हो गया तो फिर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक ही संबंध नहीं होगा। अब देखिए, परिभाषा से एक और चीज़ हमें समझ में आती है। हमने कहा कि हम ए पर कर रहे हैं फोकस, हम कह रहे हैं ए के सभी अवयवों का। बी के किस, बी में मतलब क्या होना चाहिए, एक और एक ही क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बी के भी सारे अवयवों का होना चाहिए। ध्यान रखना, एक ही में देखिए छः, तभी मैंने एक अलग से नंबर लिखा है ताकि आप लोगों को बाद में कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने एक का संबंध दो से दिखाया, दो का चार से, तीन का पाँच से, छः बचा रह गया, तो बचा रह सकता है। यानी एक ही फलन की बात जब करेंगे तो बी के अंदर एक्स्ट्रा अवयव हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं अवयव। ऐसा नहीं है कि जिनका संबंध है वही हो, उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी। अभी आगे इसी का दूसरा वाला आपको और आच्छादक में दिखाई देगा। और इसको एक को 1 2 या इंजेक्टिव कहते हैं, आच्छादक को ऑन टू और सर्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि यदि समुच्चय के प्रत्येक अवयव का केवल एक और केवल एक ही प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो तो फलन एक की कहलाता है। समझ गए ना आप, परिभाषा वही है। आच्छादक की जरा बात करते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि जो
फलन है एफ, वो हो तो ए से बी में ही रहा है ऐसे, ठीक है, बाकी सब सेम ही चीज़ है। एक अंतर है कि यहाँ पर आज एकेकी में मैंने कहा था कि हम ए को करते हैं फोकस, लेकिन आच्छादक में हम बी को करते हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी हमारा जो सहप्रांत है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। कि उसमें ये देखते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, जो प्रत्येक अवयव है ना, ये प्रतिबिंब है किसी ना किसी का, इस ये किसी जिस मतलब ये इस प्रांत में किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। यानी इसका मतलब समुच्चय बी, यानी आप कहो कि सहप्रांत के अंदर जितने भी अवयव हैं सभी का को मतलब सभी जो हैं वो किसी ना किसी प्रांत के किसी ना किसी अवयव के क्या होंगे, प्रतिबिंब होंगे। यानी जैसे यहाँ मैंने 1 2 3 4 लिए, एक एक्स्ट्रा लिया है देखिए, और इसमें 2 4 5 6 लिया। तो अब हमने क्या कहा, और यहाँ पर एक ही और एक ही प्रतिबिंब हो ऐसा भी नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस परिभाषा पे फोकस करना है। 2 का देखिए, 2 किसका है प्रतिबिंब, 1 का है। 4 किसका प्रतिबिंब है, 2 का है। 5 किसका है, 3 का है। 6 किसका है, 3 का है। तो 5 और 6 दोनों 3 के हैं, तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। परिभाषा में सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास जो सहप्रांत है उसके प्रत्येक अवयव, जो प्रत्येक अवयव उसका वो किसी न किसी का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास जो प्रांत है उसमें एक्स्ट्रा अवयव हों, चल सकता है, ठीक है, हमने प्रांत के बारे में यहाँ बात ही नहीं की है। प्रांत में एक्स्ट्रा अवयव हो सकते हैं जब वो आच्छादी दिखा रहे हो, और जब आप एक एक ही दिखा रहे हो तो तब प्रांत को फोकस करोगे और सभी का सिर्फ एक और एक ही क्या हो, प्रतिबिंब होना चाहिए, किसमें, सहप्रांत में। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर एक ही होना चाहिए और प्रांत पे सभी का होना चाहिए, और यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं लेकिन सहप्रांत को हम फोकस करेंगे मेनली, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो फलन आच्छादक होता है। आच्छादक को ऑन्टू कहते हैं या सर्जेक्टिव भी बोलते हैं कई बार अंग्रेजी में, ठीक है। हिंदी में रखिए याद, बाकी इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत देखते चाहिए, क्योंकि जब आने वाली क्लासों में अगर आप ग्रेजुएशन करोगे आगे, ठीक है, बार के बाद, तो वहाँ पर आपको सब अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। अगर गणित लोगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें वहाँ ध्यान आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखिए क्या है, एकेकी और आच्छादक की दूसरी परिभाषा, आच्छादक या आच्छादी, ठीक है। ये अब इसको कहाँ ये प्रयोग करेंगे, हम लोग प्रश्न उत्तर में प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखना पहली परिभाषा भी यूज होगी कहाँ पर, प्रश्न उत्तरों में, और दूसरी परिभाषा भी होगी, लेकिन अधिकतर दूसरी ही होगी, ये वाली। अब देखिए एकेकी दिखाने के लिए आपको क्या करना है, जो ये फलन एफ है ये ए से बी में है, इसका मतलब आप समझिए कि ए जो है वो प्रांत है, बी जो है वो सहप्रांत है, एफ जो है ये फलन है, ठीक है। अब कौन सा फलन है वो हमें दिखाना है। तो जब आपको एक एक ही दिखाना होगा तो आप क्या मानेंगे, आपको एक एफ एक्स बराबर कुछ दिया गया होगा, ठीक है, उसको बाद में क्वेश्चन में समझोगे इसे। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये तो आप मान लोगे, और एफ एक्स वन की जगह मान रखोगे और एफ एक्स टू की जगह मान रखोगे, और हल करने के बाद अगर आपका एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए तो फलन एक एक ही होगा। क्या कहा मैंने, अगर आप स्टार्टिंग में मानोगे कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो लास्ट में जब इसको हल करोगे, मान रखोगे दोनों की जगह और हल करोगे, तो x1 बराबर x2 आया तो एक एक ही होगा, और x1 बराबर x2 नहीं आया, कुछ और आ गया तो नहीं होगा। यानी जो अंदर पे अवयव रखे हैं ना, जैसे मान लीजिए f1 बराबर f2 रखा, तो उत्तर में 1 बराबर 2 आना चाहिए, जो अंदर रखे हुए मान है, तो तब एक एक ही होगा। आच्छादन में देखते हैं, आच्छादी में, आच्छादी में आपको, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ए से बी में, यहाँ पर क्या होगा, हम ए के सारे अवयवों के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मान। और यहाँ पर दूसरे वाले में, आच्छादी में, ए से बी में हो रहा है तो हम बी के सारे अवयवों के लिए ढूंढ रहे हैं। हम कह रहे हैं बी के सारे अवयवों के लिए ए में कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब वो है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ए पर मेन फोकस करना है कि आंसर जो आएगा वो ए में से ही होना चाहिए, क्योंकि हम बी को तो हम ले रहे हैं, और अब जो उसका आंसर आएगा वो ए में होना चाहिए। बाद में देखते हैं, तो इतना ज़्यादा समझना नहीं है आपको। तो इसमें आप पहले मानोगे यदि एफ एक्स बराबर वाई, और एफ एक्स की जगह मान रख दोगे, वाई तो दिया नहीं होगा, एक्स रख दिया, या जो भी रखोगे मतलब वो मान रखोगे और उसको हल करके एक्स बराबर निकालोगे। अब एक्स बराबर जो भी आएगा यहाँ पर, वो किसके अंदर होना चाहिए, ए में होना चाहिए, क्योंकि आपने बी लिया है, और आपको पता है कि आप कहते हो कि जैसे ये है ना, तो बी के अवयवों के लिए कोई ना कोई ए में होना चाहिए, हम यही तो परिभाषा पढ़ते हैं आच्छादी की, तो उसी से संबंधित है। आप क्या लोगे, एफ एक्स बराबर वाई लोगे, एफ एक्स की मान रखोगे, और हल करने के बाद एक्स बराबर जो भी आएगा यहाँ, वो चीज़ ए के अंदर होनी चाहिए, यानी इसमें होनी चाहिए, इस ए में। अगर है इस ए में तो आच्छादी है, और नहीं है तो नहीं होगा। यानी हमने एक चीज़ समझी कि जो हमने अभी तक पीछे ये चीज़ समझी थी ना, शॉर्ट में ये यहाँ लिखा हुआ है
इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, ऐसे जो बनाया हुआ पूरा चीज़ें थी, ठीक है, जो भी हम ऐसे दिखा रहे थे, तो वो जो है और बाकी जो परिभाषा पड़ी वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आच्छादी होने के लिए, इसका उत्तर निकालने के लिए, क्योंकि इसमें ए में आना चाहिए जो भी उत्तर आएगा। अगर वो ए के अंदर नहीं है और कुछ आ रहा है तो हम कह देंगे, मान लीजिए एक्स बराबर 2 आ गया और ए के अंदर 3 4 5 हैं, तो आप कहोगे कि ये 2 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यानी ये नॉट बिलोंग्स टू लगा दोगे और ये आच्छादी नहीं है कह दोगे। बाकी क्वेश्चनों में अच्छे से समझ जाओगे। चलिए तो पहला प्रश्न करके दिखाते हैं, उदाहरण 8। 7 अभी नहीं करा है, आगे करेंगे, पहले जो समझ में आना चाहिए वो देखते हैं। 8वां उदाहरण देखिए, इसके लिए आप लोगों को ये रहा आपका उदाहरण 8, पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर दिया है आपको, द्वारा प्रदत्त फलन f बराबर n to n, आपको देखिए वो भी दिया है, फलन कहाँ से कहाँ क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, फलन हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देना, f n to n मतलब पहला n है नेचुरल नंबर, बताया था प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 करके चलते रहेंगी। दूसरा n भी है प्राकृतिक संख्याएं, यानी जो हमारे पास पहला वाला ये समुच्चय है ना, a और b, ये दोनों ही क्या हैं, अब इसमें 1 से लेकर चलते रहेंगे, इसमें भी, यानी ये क्या हो रहा है, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में ही क्या हो रहा है, फलन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको आपने एक एक ही दिखाना है, लेकिन आच्छादक नहीं है कह रहा है। तो आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके पास एफ एक्स बराबर 2x दिया है और f जो है वो n से n में हो रहा है, ठीक है, मैपिंग हो रही है, और इसको एक एक ही दिखाना है, आच्छादक नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे किया है हमने, और दिखाना है तो दिखाना तो फिर भी आसान होता है अगर सीख जाओगे तो एफ एक्स बराबर 2x हमने लिखा है, एक एक ही दिखाना है, आच्छादक नहीं। यह महत्वपूर्ण है जो f जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, जो हमें पता नहीं है, कि हम सोचते हैं कि कम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखते हैं आगे कितनी कैसे होती है। तो देखिए क्या कहा मैंने कि आप कैसे अब इसको प्रयोग कैसे करोगे, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। हाँ, आगे देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप एक एक ही दिखाओगे, उसके लिए आप लिखोगे माना f(x1) बराबर f(x2), आंसर आना चाहिए x1 बराबर x2। अब ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट, तो आप f(x) बराबर 2x दिया है, अब x की जगह x1 कह रहा है तो यहाँ पर 2x1 हो जाएगा, ठीक है। आपने f(x) की जगह क्या रख दिया, f(x1) की जगह 2x1 रख दिया इससे, और f(x2) की जगह 2x2 रख दिया इसी से, x की जगह बदला बस x2, तो आपने 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, x1 बराबर x2। आपने लिया क्या था, f(x1) बराबर f(x2), हल करने पर आया x1 बराबर x2, यही परिभाषा होती थी एक एक की, तो अतः f जो है वो क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आच्छादक की ओर, या आच्छादी, आच्छादन जो भी बोलें। इसमें आपको क्या लेना होता है, अब इसमें जो हमें पता है कि प्रयोग होता है Fn2n, इसका प्रयोग होता है ना, यही तो होता है। तो अब देखिए, इसमें हमने सबसे पहले माना एफ एक्स बराबर वाई मान लिया, ये तो मानना पड़ता है उसमें, और आंसर जो एक्स का मान निकालना होता है, एफ एक्स बराबर 2x है, रख दिया बराबर वाई, ठीक है। एक्स बराबर 2 यहाँ गुणा में है तो यहाँ चल जाएगा भाग में, तो अब आ गया हमारे पास एक्स बराबर y/2। अब इसको समझना है ये n में होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये जो y है ना, ये y जो है ये दूसरा वाला n है, बाद वाली। अगर ये बाद वाले n में से कोई भी मान रखो आप इस y की जगह, तो ये पहला वाला n आना चाहिए, यानी जो x है ये तो पहला वाला है और y जो है ये दूसरा वाला है। ये मैंने आपको समझाया था जब मैंने कहा था कि a से b में अगर मैपिंग हो रही है तो इसके मान को x कहते हैं, इसके मान को fx या कहीं कहीं y भी कहते हैं। तो y का मान ये बाद वाला है, x का मान ये फर्स्ट वाला है। तो यानी आपने समझा कि जो y है ये क्या है, n से n में हो रहा है ना फलन, तो ये बाद वाला n है y, और जो n है ये वाला n ये पहले वाला n है। तो इस n में से कोई मान रखिए, चलिए पहला 1 रख दो तो 1/2 आएगा, 1/2 x बराबर 1/2 आ गया। 1/2 क्या इसमें होता है, नहीं होता, तो इसीलिए हमने नॉट बिलोंग्स टू n लिखा है। और नॉट बिलोंग्स टू n का मतलब कि ये n में नहीं है, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक y के लिए, y के प्रत्येक प्राकृतिक मान के लिए, प्राकृतिक संख्याओं में से कोई भी मान लोगे तो y/2 प्राकृतिक नहीं होगा, ये लिखा है, ठीक है। y/2 प्राकृतिक नहीं होगा, तो नहीं हो रहा था, इसलिए f आच्छादक नहीं है। तो इसलिए समझ में आया कि जो n to n वाला बहुत महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसा दिया जाता है fn से आपको दिया जाता r, ठीक है, हो सकता है r दे दे, तो r मतलब होता है क्या, रियल नंबर्स, यानी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी मान हो जिसको p/q के रूप में लिख सको,
यानी 1/2 भी आएगा इसके अंदर, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसके अंदर 1 से 2 3 4 ही आएंगे। तो आप किसी ये सभी आर के लिए देखोगे कि जब मैं ये आर की जगह 1/2 रखूँ तो हल करने पर जो एक्स आ रहा है ना वाई की जगह, वाई का मान, तो एक्स जो आएगा वो इसके अंदर आना चाहिए। अगर इतना समझ में आ जाए तो आज शादी हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। और समझा भी पाओगे किसी को। क्वेश्चन करना अलग बात होती है और समझना और समझा पाना वो अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 8 हो गया है, तो नवा उदाहरण करेंगे अभी फ़िलहाल हम। तो नवा उदाहरण देखिए, एफ एक्स बराबर 2x और एफ आर से आर में दिया है। यहाँ पर दिया है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में, और यहाँ कह रहा है कि एक एक की भी होगा आच्छादक भी। पिछला प्रश्न जो था ना सेम था, ये भी सेम था, सिर्फ ये अंतर था, यहाँ पर एफ एन टू एन दिया था, यानी एन टू एन प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में दिया था, और वहाँ पर आपका एक एक ही तो था लेकिन आच्छादक नहीं था। यहाँ देखिए दोनों है। अब आपको पता कैसे चलता, जब आप उसको समझोगे ना जो मैंने समझाया, तो अब ये आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। देखते हैं कैसे किया है हमने नवा, ठीक है। तो मैंने तभी यहाँ पे स्टार लगाया है कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए पहला पार्ट तो सेम है, आपने लिखा कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और यहाँ से रख दिया 2x1 2x2 2 कटा x1 x2 एफ हो गया एक एक ही, ये तो सेम हो गया, सेम था। अच्छा दी वाला है महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि आर से आर में हो रहा है, ठीक है, एफ आर से आर में। तो पहला काम आपको पता है कि माना एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स की जगह 2x रखा बराबर वाई, सेम आया, एक्स बराबर y/2 आया, और हमने लिखा है कि बिलोंग्स टू आर, यानी आर में है। ध्यान देना, ये पहला आर जो है ये एक्स है, दूसरा आर जो है ये वाई है, तो वाई का मान आर में से रखना है। अब देखिए इस वाई की जगह पर अगर आप कुछ भी रखोगे, 1/2 रखो, 2/4 रखो, 3/6 रखो, कुछ भी रख लो, तो जो भी रखोगे उसको 2 से भाग दोगे तो वापस वैसी ही संख्या तो आएगी। 1/2 रखा तो 1/2/2 ये हो गया 1/4। 1/4 भी तो वास्तविक संख्या है, p/q के रूप में आ रही है ना। अगर वास्तविक संख्या को 2 से 4 भाग दोगे तो हमेशा वास्तविक संख्या ही तो आएगी, यानी ये y की जगह आप कोई भी इसमें से रखोगे तो जो x बराबर जो भी आएगा वो भी r में ही आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना, आपने 1/2 रख के देखा ना, तो 1/4 आएगा, 1/4 भी है क्या है, वास्तविक संख्या ही है, तो यानी तभी हमने यहाँ बिलोंग्स टू आर लिखा और एफ आच्छादक हो गया। इतना सा अंतर है दोनों प्रश्नों में। एक और तीसरा भी बन सकता है कुछ भी, कि मान लीजिए कि जेड से जेड में कह दे। जेड आपको पता है क्या होता है, या आई या जेड से दिखाते हैं, वो होते हैं आपके पूर्णांक, यानी 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4। अब उस तरह से दे दे, या इनको आपस में मिला के दे दे, एन से आर में, आर से एन में, तो आप लोगों को परेशानी आएगी आच्छादी निकालने में। एक एक में तो कुछ ऐसा देखना ही नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। अब आते हैं वापस उदाहरण 7 की ओर। जो पहले 8 और 9 किए हमने सरल वाले, थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएं ऐसे वाले। अब ये है उदाहरण 7वां प्रश्न, तो इसको ज़रा देख लीजिए आप कि किस तरह से लिखा गया है। ये रहा, तो इसमें लिखा है मान लीजिए कक्षा 10 के, ये 10 है, ठीक है, एक्स मत समझना क्योंकि हम एक्स के रूप में भी लेते हैं ना कई बार अपने समुच्चय को। तो कह रहा कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, यानी ए बराबर एक समुच्चय दिया है कि सभी 50 विद्यार्थी हैं क्लास में, उन सभी का समुच्चय। आगे मान लीजिए एफ ए से एन, ये है महत्वपूर्ण, यानी ए से एन, यानी ए जो है ये सभी विद्यार्थी हैं और एन जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं। विद्यार्थी कितने होंगे, 1 से लेकर 50 तक ही होंगे। वास्तविक संख्याएं कहाँ तक होंगी, 1 से लेकर 50 भी आएगा, 51 भी आएगा, और चलते रहेंगी, ये हजारों तक का चलते रहेंगे। यही महत्वपूर्ण है कि इन 50 बच्चों का आपने इन वास्तविक संख्याओं में क्या करना है, फलन से क्या करना है, फलन करना है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे, यानी आपको दो चीज़ें समझनी है, ए के अंदर सिर्फ 1 से 50 तक आएंगे बच्चे, और एन के अंदर आपके 1 से लेके आते रहेंगे, 50 के बाद भी आएंगे और पहले भी आएंगे, ठीक है। आपको पता है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स से दिया है आपको विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर, यानी जो ये ए है इसमें तो एक्स होगा और एन वाले में एफ एक्स होगा, यानी एक्स वाले में, ए वाले में क्या होगा, 1 से 50 तक संख्याएं होंगी, एन वाले में एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, बच्चों का रोल नंबर होगा, ठीक है। तो रोल नंबर हर बच्चे का होता है ना, इसलिए। अब सिद्ध कीजिए कह रहा है कि एफ एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। करते हैं जरा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ें लिख दी है मैंने। चलिए हल में देखते हैं, एक एक की बात करते हैं। अब आपको ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यहाँ पे आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करके नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको एफ एक्स बराबर कह रखा है कि क्या लिखा है, एक्स विद्यार्थी का रोल नंबर। कोई यहाँ पर आपको इस तरह से तो दिया नहीं है ना, कि जैसे कि एफ एक्स बराबर 2x दिया होता तो आप रख लेते हैं यहाँ 2x1 2x2 या कुछ भी दिया होता तो। अब यहाँ तो आपको क्या दिया गया है, एक्स विद्यार्थी का रोल नंबर है। अब परिभाषा में तो लिखेंगे नहीं, तो यह तरीका नहीं होगा।
तरीका होगा ये वाला जो हमने पहली परिभाषा पढ़ी थी। तो मैंने देखिए वही बना दिया, ए बनाया है 1 से 50 तक लिखे हैं, और एन बनाया है। एन में देखिए वास्तविक संख्या तो 50, 51, 52, 53, 54 सब आए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ फलन ने क्या किया, प्रतिबिंब बनाना शुरू किया। तो आपको पता है कि जो प्रत्येक बच्चा है, एक पहला विद्यार्थी, इसके अंदर एक्स आएगा, इसके अंदर एफ एक्स आएगा, ये भी पीछे समझाया था। तो एक्स विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जो है उसका रोल नंबर 1 होगा, दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 3 होगा, 50वें का 50 होगा, आगे 51, 52, 53, 54 बच गए। अब आपको पता है जो एक एक ही होता है उसमें क्या होता है कि जो पहला वाला है ये क्या प्रांत, इसके सभी अवयवों का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो आपको पता है कि प्रत्येक विद्यार्थी का एक और एक ही रोल नंबर होगा। अब हमें इससे मतलब नहीं, ज़्यादा बच रहे हैं जो, ठीक है, क्योंकि हम एक एक ही पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो इसलिए हमने लिखा कि प्रत्येक विद्यार्थी का केवल एक ही रोल नंबर होता है, इसलिए एफ एक एक ही है, और सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर है, कोई छूटना नहीं चाहिए, और एक ही होना चाहिए हर किसी का रोल नंबर। दो ही चीज़ें हैं एक एक ही में, तो इसलिए ये हमने इस तरह से लिखा। ठीक है, आच्छादी में चलते हैं। आच्छादी में सेम बनाया 50 तक, यहाँ 50 से ज़्यादा तक है। अब इसमें आपको पता है कि जो ये वाला होता है हमारा सहप्रांत, इसमें प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, ये प्रत्येक अवयव किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन देखिए 1 से 50 तक तो प्रतिबिंब है हर किसी का, बाद में नहीं है, तो इसका मतलब आच्छादी नहीं है, क्योंकि आच्छादी में जो होता है सहप्रांत के अवयव बचने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, क्योंकि n के प्रत्येक अवयव के लिए a में प्रतिबिंब नहीं है, यानी जितने भी n है ना, इन सभी के लिए a में प्रतिबिंब नहीं है, सभी के लिए मतलब ये बच्चे वालों के लिए। उदाहरण के लिए नीचे लिखा है कि 51 के लिए जैसे नहीं है कोई भी। ठीक है, तो इसलिए f आच्छादी नहीं है। अगर समझ के करोगे तो हर एक प्रश्न कर लोगे, और अगर रट के करोगे तो पेपर में पक्का गलत करके आओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तुम्हारा, पूरे 13 चैप्टर हैं, उसके बाद भी उसमें ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ तुम करोगे अगर क्वेश्चन तो देखोगे कि एक ही चैप्टर की एक एक्सरसाइज में, यानी एक प्रश्नावली में ही 50-50 प्रश्न भी दिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम 10वें उदाहरण की ओर। 10वां उदाहरण दिया है, सिद्ध कीजिए कि F1 बराबर F2 बराबर 1, यानी आपको F1 का मान भी 1 दिया है, F2 का मान भी 1 दिया है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रश्न को, दोनों का मान। और उसके आगे x ग्रेटर देन 2, यानी x 2 से बड़ा होगा जब, F1 और F2 का तो दे दिया, F3 का नहीं दिया ना मान, तो F3 F4 सभी के लिए आपको एक फलन दिया है fx बराबर x माइनस 1, ये दिया गया है। तो आपको बताना है कि द्वारा प्रदत्त फलन आच्छादक तो है किंतु एक ही नहीं है। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, हम दिखा देंगे दोनों। साथ में एक चीज़ और याद रखना, कई जगहों पर एक की आच्छादी लिखा हुआ आएगा, और इसको बाइजेक्टिव कहते हैं, यानी जब फलन दोनों चीज़ों को दिखाता है तो वो एक की आच्छादी होगा। तो हिंदी में तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश में अलग था। क्यों, कैसे, जरा देखिए, मैंने जो आपको बताया थोड़ा बहुत समझिए। एक की क्या था, इंजेक्टिव था, इंजेक्टिव। ठीक है, आच्छादी क्या था, सर्जेक्टिव था। और एक की आच्छादी क्या है, बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव साथ में नहीं लिखा है ना, जैसे एक की आच्छादी लिखा है, तो ये थोड़ा सा अंतर है इंग्लिश में, और हिंदी में तो आसान है, अपना दिख ही रहा है सीधे। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन का देखते हैं, ये रहा। अब देखिए एक की हम यहीं से निकाल लेंगे है कि नहीं है, इसने बोला है नहीं है बोला है, तो कैसे, हम मानते हैं जो हमें दिया गया है F1 बराबर F2 हमें दिया है, यही लिया। अब बताओ F1 का मान कितना है, F1 का मान कितना है, 1 है, और F2 का मान भी 1 है, F1 के नीचे भी 1 रख लिया, F2 के नीचे भी 1 रख लिया, तो अब क्या आया, 1 बराबर 1 आया। अब बताओ जब आपने F1 बराबर F2 लिया तो आंसर आना चाहिए था 1 बराबर 2, लेकिन आंसर आया 1 बराबर 1, यानी 1 बराबर 2 नहीं हो सकता। ठीक है, आना ही चाहिए था, अगर ऐसा आता तो एक ही होता, इसलिए ये एक ही नहीं है, यानी जो दिया है ना वहीं पर हमें आंसर दे दिया है प्रश्न में ही, समझ गए। अब आते हैं अगले में हम, या ऐसा भी लिख सकते हो आप कि 1 और 2 के लिए एक ही प्रतिबिंब है एक, जबकि अलग अलग होना चाहिए ना प्रतिबिंब। एक ही में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव के लिए एक और एक ही होना चाहिए, क्या, प्रतिबिंब दूसरे सह प्रांत में, और वो भी एक क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो इसलिए एक ही नहीं होगा। दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, जैसा आपको अच्छा लगे। आच्छादक में आते हैं, fx बराबर y ले लिया, fx का मान x माइनस 1 रख दिया, और x बराबर फिर ये -1 इधर गया तो +1 y +1 हो गया। अब देखो कि आपको पता है कि ऊपर पे एक चीज़ दी थी जो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये लिखा था n से n में, यानी वास्तविक संख्याओं से, क्योंकि आपको पता है आच्छादी में इसकी ज़रूरत होती है, n से n में, यानी जो बाद वाला n है ये y है, पहला वाला n जो है x है, यानी बाद वाले y में से,
यानी n में से आपने y की जगह कुछ भी रख लो, 1 2 3 4, एक रखोगे तो y बराबर ये 1 1 2 x बराबर 2 आएगा, 2 तो है ना इसमें, 2 रखोगे तो 2 धन 1 3 आएगा, 3 है इसमें। यानी सारे y के मान कुछ भी रख लो n में से, वो सारे x में आते ही हैं, समझ गए, एक ज़्यादा आएगा चाहे। तो यह आच्छादक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, 11वें उदाहरण की ओर। तो उदाहरण 11 क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और आर से आर में है, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में क्या हो रहा है, हमारा मैपिंग हो रही है। तो ये ना तो एक एक की है ना ही आच्छादक है, दोनों नहीं होनी चाहिए कह रहा है। अब जरा देखें कैसे, ये महत्वपूर्ण है, क्यों है, स्टार लगाया गया है और एग्जाम में बहुत बार आता है ऐसा प्रश्न, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब बाद में जैसे ही हमारी ये 1.5 तक हम पूरा खत्म कर लेंगे ना विविध प्रश्नावली तक, तो उसके बाद आप लोगों को पेपर में आए हुए प्रश्न कराए जाएंगे इस पहले चैप्टर में से, ठीक है। तो पता चलेगा कि कितना कुछ आपने सीखा और कितना नहीं। एफ एक्स बराबर, ठीक है चलिए करते हैं फिर एक एक की में हमने माना f1 बराबर f माइनस वन होता है। देखिए f1 एक्स स्क्वायर है ना, एफ एक्स बराबर, तो हमने रखा एक का वर्ग एक ही आया, f माइनस वन रखा तो माइनस वन का वर्ग एक ही आया, यानी f1 बराबर f माइनस वन तो है। अब f1 बराबर माइनस वन, एफ माइनस वन है तो 1 बराबर माइनस वन होना चाहिए था। अब होता है क्या 1 बराबर माइनस वन, नहीं होता, एक और माइनस एक के बीच में तो 2 का अंतर होता है, ये है ना 0 है, ये 1 है, ये माइनस 1 है। बताओ माइनस 1 से इधर जाओगे, एक संख्या इधर की है, दो संख्या इधर की है, यानी एक जो है वो माइनस 1 से दो बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए एक एक ही नहीं है। अगर 1 बराबर माइनस 1 आया था तो एक एक ही होता। आच्छादन की ओर चलेंगे, एफ एक्स बराबर वाई लिखा, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा बराबर वाई, एक्स बराबर अंडर रूट वाई हो गया। और अब मैं बोलता हूँ कि हमने कहा था आर से आर में हो रही है मैपिंग, ये बाद वाला आर वाई है, पहला वाला आर एक्स है। अब हमने कहा कि जो अंडर रूट वाई आ रहा है ना, ये आर के अंदर नहीं होगा। कैसे, एक उदाहरण लिया, अगर वाई की जगह मैं -2 लूँ, -2 तो इसमें होता ही है ना, वास्तविक संख्या में -2/1 लिख सकते हैं इसको हम p बट्टे q के रूप में। तो हमने -2 लिया अगर, तो x बराबर अंडर रूट -2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे। अब बताइए अंडर रूट -2 होता है क्या कोई नंबर, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। अगर अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो उसका आप वर्गमूल नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं कर सकते हो क्योंकि ये संख्या वास्तविक नहीं होती है, ठीक है, काल्पनिक होती है, ये काल्पनिक संख्या है। ये संख्या के बारे में भी आप पढ़ोगे बाद में जब आप ग्रेजुएशन करोगे काल्पनिक संख्याओं के बारे में, लेकिन ये आर के अंदर तो नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या नहीं है तो इसका मतलब एफ आच्छादक नहीं है। तो अब इससे आपको इतने क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि जो ये एफ आर से आर वाला है ना, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसे समझना, जो हमने शुरुआत में समझा था कि इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो प्रश्नों में। जैसे हमने कहाँ पे समझा था, अगर आपको दोबारा से आप इसको देख लेना, अगर आपको शुरू में आपने अगर मज़े मज़े में इसको देख लिया था तो आप दोबारा से वीडियो को दोबारा देखो, ये वाला हिस्सा जो हमने ये समझाया था आप लोगों को, ये वाली बात ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग FA to B करके लिखते हैं। मैंने यहाँ पे ये भी बताया था, ये भी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो मैंने ये समझाया ना शुरुआत का, यही पूरा बेस है पूरे चैप्टर का, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और ये समझ गए तो आपको अभी ये तो आएगा ही, अगला टॉपिक जो है उसमें भी हेल्प मिलेगी, कभी कोई भी टॉपिक आएगा तो हर जगह आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम ये कर चुके हैं काल्पनिक वाले तक का। आगे बढ़ते हैं फिर 12वां उदाहरण। तो देखते हैं पहले 12वां उदाहरण है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसी अजीब सी भाषा दी है, ना समझ में आता है ना कुछ होता है। तो आपको क्या समझना है, पहले तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन दिया है आपको, ये दो हैं, हाँ दो प्रश्न है एक नहीं है। एक एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन यदि एक्स विषम है ये है, और दूसरा आपका है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन यदि एक्स सम है। ये दो प्रश्न अलग अलग हैं, इनको मिक्स किया गया है, ठीक है। और आपको दिखाना है कि ये जो मैपिंग हो रही है ये एन से एन में हो रहा है फलन, इधर वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में, और एक एक की और आच्छादक दोनों होंगे कह रहा है, ठीक है। तो जरा देखें फिर कैसा क्वेश्चन है, यानी ये लास्ट प्रश्न है आज का। तो एफ एक्स बराबर ये हमने लिख लिया, ये दो प्रश्न है एक नहीं है, ध्यान रखना। पहला है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन यदि एक्स विषम है, और दूसरा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन यदि एक्स सम है। दो बार आपको करना पड़ेगा, आपको दिखाना है कि एक एक की और आच्छादन दिखाना है। पहला वाला हिस्सा लिखा हमने पार्ट वन, ठीक है, या भाग वन लिख लेना आप। तो इसमें लिखा है हमने उतार दिया ये प्रश्न, ठीक है। एक एक ही दिखाओ, आपने कहा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लो, एफ एक्स वन की जगह यहाँ से रख दो एक्स वन प्लस वन, और एक्स टू प्लस वन, वन वन कट जाएगा या इधर आकर घट के जीरो हो जाएगा, तो आएगा लास्ट में एक्स वन बराबर एक्स टू, यानी एक एक ही हो गया। ये तो आसान है, दोनों में सेम करना है।
आच्छादन की ओर चलते हैं। आच्छादन में क्या है कि हमने लिया एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स की जगह इस वाले प्रश्न का एक्स प्लस वन रखा, तो और एक्स बराबर क्या आ गया वाई माइनस वन। अब ये समझना है आपने कि जो y माइनस वन है ये n के अंदर होगा या नहीं, ये वाले n से n में है बोला ना, ये वाला x का मान, ये वाला y का मान, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों n ही है। तो अब आपने देखिए कि जो x है आपको ये दिया है x विषम है, जब आप x की जगह विषम संख्या रखोगे ना, आपने रखा 1, 3 और 5, तो आपको जो इधर का हिस्से में जो y मिल रहा है ना y, ये n में होना चाहिए। ठीक है, x तो n में है ही है या नहीं, देखते हैं। विषम संख्याएं 1, 3, 5 होती हैं। आपने अगर एक रखा तो 1 माइनस 1 कितना, आपने इसकी जगह x की जगह 1 कब आएगा, जब y की जगह आप 2 लोगे, तो ये मैंने नीचे लिखा है, y की जगह 2 लोगे तभी तो x 1 आएगा। और x 3 कब आएगा, जब y की जगह 4 लोगे। और x 5 कब आएगा, जब y की जगह 6 लोगे। तो ये 2, 4, 6 जो हैं ये भी तो वास्तविक संख्याएं हैं ना, बिल्कुल आप लोगों को दिख रही हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो दिखा रहा है ये n में ही है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं आ रही x का मान या y का मान जो कहाँ ना हो, इस वाले n में और इस वाले n में ना हो। अगर जीरो आया था कहीं तो n में नहीं होता, यानी हमारा ये गलत हो जाता। तो इसीलिए ये f जो है आच्छादन हो गया। ठीक है, यहाँ पर के लिए दूसरे पार्ट को देख लो जल्दी से, फिर कंप्लीट करते हैं इसे। तो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन यदि एक्स सम है, मैंने उसको तोड़कर लिखा है। सेम पहला काम तो सेम करना है, कुछ भी नहीं है, वही उतार लो, एक्स वन माइनस वन आएगा बस यहाँ पर। ठीक है, और तो ये हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट देखो, एफ एक्स बराबर वाई लिया, इस बार एक्स एफ एक्स की जगह एक्स माइनस वन रखा और एक्स बराबर वाई प्लस वन आया। अब ध्यान देना है कि जो एक्स जो है ये सम है, सम मतलब 2, 4, 6 इस तरह का होगा। ठीक है, इसी तरह से चीज़ें होंगी फिर 2, 4, 6 करके। जीरो को मैंने फिलहाल नहीं लिया है, मैं आपको बता चुका हूँ जीरो के बारे में, आपको किसी एक दिन अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि सम संख्या है विषम संख्या है। तो अब आगे देखते हैं, अधिकतर सम में लेते हैं लेकिन यहाँ नहीं लिया है हमने फिलहाल। ठीक है, तो x की जगह 2 और 4 लिखा, सम हुई। 2 और 4 कब आएंगे, x 2 कब आएगा, जब y की जगह क्या होगा, 1 होगा, यही तो है। और जब x 4 कब आएगा, जब y की जगह 3 होगा। x 6 कब आएगा, जब y की जगह 5 होगा। यानी जो x है ये सब तो है ही n में, ये y वाले भी n में है ना सारे, तो इसलिए ये क्या हो गया कि बिलोंग्स टू n लिखा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये चीज़, अब देखिए मैंने इसकी जगह ये x के जीरो क्यों नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ जीरो लिखता ना सम में, तो जीरो कब आता, जब y माइनस वन होता। और आपको पता है माइनस वन तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको सम में नहीं लिया है, ना विषम में लिया है, कहीं पर नहीं लिया है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको सम में लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। अब आपका काम क्या है आज का, इतना तो आपने करना है। ये सब आप अगर कर लेंगे, उतार लेंगे अपने नोट्स में, तो अब आपको क्वेश्चन आए या नहीं आए समझ में, ये आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, आपने एक बार चीज़ें समझी, अब आपको प्रश्न करना आता है या नहीं आता है। उसके लिए आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे पर, प्रश्नावली 1.2 के अंदर जाना है आपने। पहला प्रश्न करना है, दूसरा प्रश्न करना है, 7वां करना है, 11वां करना है और 12वां करना है। अच्छे से नोट कर लेना, ये करने हैं, जरूरी करने हैं और आज ही करने हैं। लॉकडाउन है, पूरे दिन घर में रहते हैं हम लोग, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप बैठो तो बस बैठ जाओ, मज़ा ही आता है। ठीक है, तो आपने वो काम करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पूरे मार्क्स ला पाओगे। कौन सा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, दूसरे के अंदर 4-5 पार्ट हैं, सबको करना है। ठीक है, छोटा ही तो है, क्या अच्छा था, इतने इतने में आ जा रहा है। देखो चाहो तो एक साइड करके भी कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। 7वां प्रश्न, 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न, ये सारे करने हैं। और जो ना आए वो नीचे कमेंट में लिखना है कि ये प्रश्न नहीं आया, मैं वो आपको अलग से दूसरे अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं फिर, और कल करेंगे हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे, जो बचे हुए प्रश्न होंगे उनको, इनके अलावा। ठीक है, और ये करने जरूरी हैं। चलिए फिर, चलो बाय।